देखिए, आज यहाँ आने का जो पर्पस है, ये कार्यक्रम वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने उन्हीं के तत्वाधान में ऑर्गेनाइज हुआ है। और इस कार्यक्रम के तहत हम जो बाल विवाह होता है उसको डिस्करेज करने के लिए, ताकि उसको कम से कम ऐसी उसकी दर घटे, और हम ऑब्जेक्ट ये लेके चलते हैं कि बिल्कुल समाप्त हो जाए हमारे प्रदेश से, देश से। उसके लिए ये जागृति अभियान चला रहे हैं, जिसको विभिन्न ढंग से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने लघु नाटिका देखी, गीत देखा, और लोगों ने जो बोलने वाले थे, ऑरेटर्स थे, और कुछ स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला। सारे का पर्पज़ यही है कि लोगों में जागृति जाए कि छोटी बच्चियों की शादी नहीं करनी जब तक वो 18 साल की आयु कम से कम ना कर लें। हालांकि सरकार का जो एक डिबेट है वो इस विषय पे बड़ी गंभीरता से चल रहा है कि इस 18 की उम्र को भी बढ़ा के 21 किया जाए, लेकिन आज के कानून में क्योंकि 18 साल है तो कम से कम 18 तक तो हम बच्चियों को पालें, पोसें, पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, उसके बाद विवाह करें। तो इस बारे में कुछ हरियाणा के ऐसे ज़िले हैं जहां ये रेशो ज़्यादा है। हम वहीं से आज शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें सरसा का नाम आता है, और प्रयास करते हैं कि हम लोगों में जागृति, ख़ास तौर से माताओं में, बहनों में ये जागृति लाएं कि वो आने वाले समय में बच्चियों की शादियां एक प्रॉपर परिपक्व आयु में ही करें और छोटी आयु के अंदर शादी की बात को डिस्करेज करें। यही आज का ऑब्जेक्ट है, जो कि ये जो हमारा वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, इसके तत्वाधान में यहाँ पर हुआ है। चंडीगढ़ से इनके डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सेक्रेटरी रैंक के सभी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर दर्शना, प्रशासन की तरफ से एडीसी साहब और एएसपी साहब, मैडम वगैरह सब लोग उपस्थित रहे हैं। ये सब इस बात का द्योतक है कि सब लोग इस मिशन के अंदर अपनी आहुति देना चाहते हैं। दे आर ऑल इन्वॉल्व इन दिस, और इस इशू को हम तभी जीत पाएंगे, इस इशू में हमें तभी विजय मिलेगी जब सब लोग मन से इसमें इन्वॉल्व होंगे और आगे तक इस मैसेज को पहुंचा पाएंगे। सर, इसका ये जो कार्यक्रम आज हुआ है, हरियाणा में कितने कार्यक्रम से पहले ऑर्गेनाइज किए जा सकते? देखिए, हमने अब से पहले 3 प्रोग्राम शायद ऐसे किए थे। पहले एक नूह में किया था, फतेहाबाद में भी हमने यहाँ पर किया था, लेकिन उस दिन वो कार्यक्रम बहुत अच्छा था, संख्या भी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। उसके बाद आज ये सरसा में हम कर रहे हैं। ऐसा ही हम कार्यक्रम और हरियाणा के अंदर जल्दी ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसके बाद जो डिबेट वाला हमने किया शुरू, वो आज पहली बार यहीं से शुरू हुआ है, सही अगर पूछे तो डिबेट के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करना, ताकि वो उस विषय को पढ़ें, उसको समझें और फिर उस पर बोलें। वो जो उनकी स्मृति पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, वो हमारा उद्देश्य है, ताकि वो खुद भी समझ सकें कि इशू क्या है और आगे भी लोगों को बता सकें। आज इस तरह की इशू आते हैं, जो शारीरिक मैच्योरिटी है वो 18 से पहले ही कहते हैं बच्चों में है, तो उनको कर लेना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शारीरिक मैच्योरिटी इस सारी चीज़ का एक पार्ट है। उसकी पढ़ाई, उसकी मैच्योरिटी, सिर्फ शारीरिक मैच्योरिटी इनफ नहीं है, उसकी मानसिक मैच्योरिटी भी ज़रूरी है। और आज के दिन आप देखिए, 18 साल की आयु तक उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक पहुँचेगी? ग्रेजुएशन भी नहीं होती पूरी। 18 की आयु में तो पूरी ग्रेजुएशन भी अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते। तो ऐसे में कि कम से कम ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ जाएं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको पूरा मौका मिले, ये हमारा कहना है। हम ये नहीं कहते कि उनको कोई 35 साल तक रोकना है या सबको रोकना है, लेकिन ये कि उनको एक शारीरिक व बौद्धिक दोनों तरह का उनका जो है विकास होना चाहिए। सर, आज ना पूरे हरियाणा की पोजीशन ये है, जो महिला थाने खुले हैं, उन महिला थाने की एफआईआर एक तरफ है और दूसरे सभी थानों की एफआईआर एक तरफ है। महिला हिंसा है वो कहीं डे बाई, देखिए, जैसे आपने जिक्र किया सास और बहू का। देखिए, जब पुलिस का क्राइम रेट का हम कैलकुलेशन करते हैं तो अधिकतर हम उसको सिर्फ एफआईआर्स के नंबर के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जो कि मीडिया वाले और ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जितने ही उठाते रहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन जब सरकार विशेष सुविधाएं देके क्राइम को रिपोर्ट करना और एफआईआर दर्ज करने की सिस्टम बनाता है, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एफआईआर विल गो हाई। उसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम बढ़ गया है, उसका ये मतलब है क्राइम रिपोर्ट होने लग गया है।
पहले इस प्रकार की ज्यादतियाँ घरों में दबी रहती थी, अब वो खुलकर सामने आने की साहस कर रही हैं और महिला थाने तक अपनी बात को पहुंचा रही हैं। ठीक है, किसी हद तक उसमें केसेस के अंदर ये भी आता है कि वो पूरे एलिगेशन सच्चे नहीं होते, प्रेरित होते हैं, झूठे होते हैं, वो अलग विषय। उसकी वजह से हम उन चीज़ों को बंद नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। सर, आपके शायद संज्ञान में होगा, सिरसा एक इस तरह की पोजीशन है भौगोलिक, जहाँ सिर्फ बाल विवाह से कहीं ज़्यादा खतरनाक नशा है। हमारा डी एडिक्शन सेंटर सिविल हॉस्पिटल का, जिसकी OPD 3500 से 4000 है, और उसके अंदर 25% गर्ल्स हैं नशे की एडिक्ट है। ये समस्या मेरे संज्ञान में है। मैं ADC साहब से थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था। पहले भी जब हमने देखा है, ये जो सिरसा फतेहाबाद का एरिया है और भी कुछ ऐसे हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ नशे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बल्कि आपको मैं बताऊं, पिछले दिनों मैं सिरसा की जेल में गया था इंस्पेक्शन करने, 1 साल पहले की बात लगभग होगी। तो वहाँ पर जो मेरा अनुभव कहता था कि नंबर ऑफ़ ड्रग एडिक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनका कहना था कि शायद 50% है। लेकिन जेल के ही कुछ सीनियर जो लोग रह रहे थे, बंदी थे, उन्होंने कहा नहीं साहब, 50 से भी बहुत ज़्यादा है, हमें तो ये काउंट करना पड़ेगा उंगलियों पे कि कौन ड्रग नहीं लेता। तो ये स्थिति वास्तव में अलार्मिंग स्थिति है। ये कानून के तहत प्रशासन या पुलिस इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाए, असंभव है। इसके लिए भी जागृति की आवश्यकता है, और उस जागृति के अंदर सिर्फ बच्चे नहीं, यंग जनरेशन नहीं, जैसे आज हमने परिवारों को बुलाया, महिलाओं को बुलाया है, मैं समझता हूँ ऐसे ही कार्यक्रम उनके लिए भी करने पड़ेंगे। क्योंकि आज के दिन दिक्कत यह है कि हमारे लोग जिन्होंने इस लीगल फील्ड में इन चीज़ों को ज़िंदगी भर देखा, झेला और समझा है, वो भी ये नहीं जानते कि नई नई ड्रग कैसे आती हैं और उन ड्रग्स को लिया कैसे जाता है। तो उसकी अवेयरनेस, ताकि बच्चे के शुरू के सिम्टम्स में पता चल जाए कि ये ड्रग की तरफ जा रहा है, उसे रोका जा सके। बाद में मुश्किल हो जाता है, संभव हो जाता है बाद में। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम उसके बारे में भी चले, इस पर हम बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्दी वो भी शुरू करेंगे। हाँ सर, एजुकेशन को लेकर भी ये प्रोग्राम था, मैसेज दिया गया है। वहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट लेकर चले हैं? उनको किस तरह से एजुकेशन दिया जाएगा? क्योंकि आम लोगों तक तो एजुकेशन पहुँच रही है, जो समस्या है झुग्गी झोपड़ियों की। देखिए, हरियाणा सरकार कम से कम जो सरकारी स्कूलों में तो एजुकेशन लगभग फ्री दे रही है। तो हम तो लोगों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों को वहाँ ले जाके पढ़ाएं। अब ये एक ट्रेंड चल पड़ा कुछ सालों से कि एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है, कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक बेसिक एजुकेशन इज़ अवेलेबल इन दिस स्टेट एट ए वेरी वेरी लो कॉस्ट, वर्चुअली फ्री। और रादर उनको जो मिड डे मील दे रहे हैं वो भी एक अट्रैक्शन है, और एक मेडिकली बहुत अच्छी चीज़ है कि उससे बच्चों को वहाँ पे खाना मिल जाता है। और पेरेंट्स को जो ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उनको अट्रैक्शन रहती है कि चल बच्चा वहाँ खाना खाया आएगा। तो ये एजुकेशन के लिए अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी अवेयरनेस करनी है कि बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। आज के दिन मैं इतना समझता हूँ, जहाँ जिस स्टेट में हम बैठे हैं, कि अगर कोई एजुकेशन लेना चाहे, अब वो पब्लिक स्कूल में जाएगा या कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, वो एक अलग इशू है, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर एट ए वेरी वेरी लो कॉस्ट।